नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ इस किताब के साथ। उमर खालिद जो पिछले 6 सालों से जेल में बंद हैं, उनकी पीएचडी थीसिस फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़ इस समय आज बाहर आई है और मेरे पीछे जो भीड़ है, जो जमावड़ा है, वो इसी पे चर्चा करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली प्रेस क्लब में जमा हुआ है। उमर था सहने अदालत से आज फिर गुजरा, हिसारे जब्र में लिपटा बदन संभाले हुए। कोई भी खौफ आया था न उसके चेहरे से, लबों पे उसके अजब मौज थी तबस्सुम की। वो मौज गर्क थी जिंदान की खामोशी जिसमें, वो मौज जिसमें छुपी थी फिजा की सफ़ा की। वो मौज जिसमें निहा मौसमों की शिद्दत थी, वो मौज जिसमें बहारों के काफ़िले गुम थे। वो मौज जिसमें रवां माँ के गम का दरिया था, वो मौज जो थी निशा बाप की मोहब्बत का। वो मौज रक़्सा थी बहनों की आरज़ू जिसमें, वो मौज महफ़िले यारा की जिसमें यादें थीं। Umar, this is just the first. I hope some recording reaches him or the message reaches him. We are all so proud of you for your work in the book, for your work outside. We shall win. फिर वो अरेस्ट भी हुआ और अरेस्ट के बाद जब उमर को रिलीज़ होकर आए, ये वही साल है जबकि उन्हें अपनी थीसिस कंप्लीट करके सबमिट करनी थी। तो वो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर और पुलिस का और सब चीज़ों का एक ज़हनी तौर पे जो प्रेशर होता है, उन हालात में उमर ने इस थीसिस को कंप्लीट किया। इस थीसिस को लिखते वक्त जिन लोगों ने भी जिस तरह उसकी हेल्प की, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। उन हालात में वो थीसिस कंप्लीट करने के बाद सबमिशन का मामला था, वो भी जो है मना कर दिया गया, लेकिन कोर्ट के इंटरवेंशन से वो थीसिस सबमिट हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या उमर खालिद की ये पीएचडी थीसिस जो आदिवासी समाज, उसके संघर्ष, जन जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई है, उस पर चर्चा बिना उमर खालिद की जो यातना है, जो जेल में सफ़र है, जिसे मनोज झा कहते हैं कि आप क्या उस बुलबुल के गाने के बारे में बात कर सकते हैं, सिर्फ़ उस बुलबुल के गाने के बारे में जो पिंजड़े में कैद है। तो कैद में उमर खालिद पर चर्चा है और साथ ही साथ यह बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो उमर खालिद ने अपने पीएचडी में किया है, उस पर चर्चा है और इसे सुना जाना और इस किताब को पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर पिंजड़े में बंद बुलबुल की आवाज़ मुझे अच्छी लगी और उस पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं उस पिंजड़े के बारे में भी लिखूँगा जहाँ से बुलबुल को गाना पड़ रहा है। बुलबुल cannot be separated from the cage she is placed in. So this book cannot be separated from the life and times Umar is undergoing. It's his 6th birthday today. So birthdays पे हम उदास नहीं होते हैं। तो I repeat what अपूर्वा सर said. Happy birthday. जो किताब है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया भी है, एक एसेट है हमारे लिए। हम ये सोचकर उस किताब का पढ़ें और आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत हज़ारों लोगों ने इस किताब को ख़रीदा है, हज़ारों लोग उसको पढ़ रहे हैं और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उमर को जानने और पहचानने का एक नया मौका है उनके लिए। मैं अगर आपको अंदर की बात बताऊँ तो खुद मेरी मतलब उमर की बहनों की जो फ्रेंड्स हैं, उनके रिश्तेदार उनको डांटते धमकाते हैं कि खबरदार उस घर में मत जाना, लेकिन जिन लोगों ने उमर को करीब से देखा है, जो जानते हैं, वो उसको सपोर्ट भी करते हैं, वो उसके को बहुत डिफेंड करते हैं, वो सब ये मालूम है। लेकिन जाहिर है कि हर कोई उतना करीब से ना फैमिली को ना उमर को जान सकता है, लेकिन ये मौका है इस किताब के ज़रिए से कि हम उसको जानें, उसके ख़यालात को जानें, वो किस लिए खड़ा हुआ, वो किसकी बात कर रहा था। वो हम देखेंगे कि आदिवासियों की बात वो करता है, वो सोसाइटी में दबे कुचले लोगों की बात, माइनॉरिटीज़ की बात, जिनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके लिए उसने आवाज़ उठाई और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म बन गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम सब साथ हुआ करते थे, जब साथ होने पे पाबंदी नहीं थी, जब साथ होना धारा 163 का उल्लंघन नहीं था, जब साथ होना राष्ट्र के विरोध नहीं होना हुआ करता था, तो आदिवासी समस्याओं के लिए पॉइंट पर्सन
हमारे लिए नंदिनी हुआ करती थी। इस पर बुलाना है किसको? नंदिनी को बुलाओ नहीं यार, इससे फ्री। अरे फ्री क्या बात कर लेंगे, उसके हिसाब से डेट तय कर लेंगे। शी राइट्स अबाउट Umar's work and I must read these lines. मैंने मार्क किया था, yes. But I want to focus on Umar the historian and the loss to the academic world by locking up this brilliant mind. As someone who has worked extensively on Adivasi history, I truly felt that I learned something new when I read this thesis. That's, I think, a gold medal for someone, and coming from someone whose entire life is dedicated to Adivasi people, Adivasi history, including a fight against Salva-Judo and a struggle against Salva-Judo, and Umar also in the introduction, I mean in his book looks at these things. अदालतों की जो रवैया है वो भी हमारे सामने है कि किस तरह से एक 6 साल का वक्फा एक लंबा टाइम है, बहुत बड़ा वक्त है। मुझे याद है कि अरेस्ट हुआ था तो किसी ने हमारे सामने ये बात कही थी कि शायद ये 2 साल के लिए अंदर चले गए, और उस वक्त ऐसा धक्का सा लगा था कि 2 साल, मतलब ये फील हो रहा था कि 2 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 6 साल का लंबा वक्त गुजर गया और अभी भी बज़ाहिर कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। हमें भरोसा है अदालतों पर, लेकिन अदालतों के रवैये भी हमारे सामने हैं कि क्या किस तरह से पेश किया जा रहा है। उमर की ये किताब जो है, मैं चाहूँगी कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से भी बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदें भी, उसको पढ़ें भी और उससे बहुत सारे नतीजे अख़ज़ करें। मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं रखूँगी, लेकिन आखिर में मैं भी एक नज़्म के ज़रिए से ये नज़्म मैं जो कि इंतज़ार नईम साहब की लिखी हुई है, लेकिन वो उन्होंने उमर के लिए लिखी है, तो मैं वो पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करूँगी। उमर था सहने अदालत से आज फिर गुज़रा, हिसारे जब्र में लिपटा बदन संभाले हुए। कोई भी खौफ आया था न उसके चेहरे से, लबों पे उसके अजब मौज थी तबस्सुम की। वो मौज गर्क थी जिंदा की खामोशी जिसमें, वो मौज जिसमें छुपी थी फ़िज़ा की सफ़ा की। वो मौज जिसमें निहा मौसमों की शिद्दत थी, वो मौज जिसमें बहारों के काफ़िले गुम थे। वो मौज जिसमें रवा माँ के गम का दरिया था, वो मौज जो थी निशा बाप की मोहब्बत का। वो मौज रक़्सा थी बहनों की आरज़ू जिसमें, वो मौज महफ़िले यारा की जिसमें यादें थीं। वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा, वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा। हज़ार जुल्म सितम ने मुझे है क्यों घेरा, लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी, लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी। है दूर क्यों भला तक़दीर रंग बू मुझसे, उमर जो सहने अदालत से आज गुज़रा तो सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी, सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी। हमारी रिसर्च बहुत ब्लैक एंड वाइट होती है, बल्कि मैं सच कहूँ, आपने जिक्र किया था कि नहीं कि इम्पिरिकल जो पूरा साइंटिफिक थॉट हमको गाइड करता था, तो उसमें अक्सर मैं ये चुटकुला ही कहता हूँ, पहले तो इसको गंभीर से होकर के मैं सुनाता था कि एक पॉजिटिविस्ट को कहा गया कि साहब ये क्या है, उसने कहा कि ये भेड़ जैसी चीज़ है जिसका एक हिस्सा काला है। बोला एक हिस्सा क्यों बोल रहे हो? बोला दूसरा तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। I think Umar has stayed away from those kind of ideas and thought. And finally, to your question, in less than 30 seconds, आपने मुझसे कहा कि कब ये ख़त्म होगा। कसम से अगर मैं पर्ची निकालने वाला होता तो दे देता आपके हाथ में। ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ये ख़त्म सिर्फ किताब लिखने से नहीं होगा, किताबों को पढ़ने से नहीं होगा। ये ख़त्म पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे भी नहीं होगा। अगर मैं ये साफ साफ कहूँ
हम एक ऐसे पैराडाइम के दौर में जी रहे हैं, उस पैराडाइम का तोड़ एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, नए नवेलों के पास भी नहीं है। वो प्रतिमान, वो पैराडाइम तब टूटेगा, आई एम सॉरी टू बोरो अ फॉरेन एग्जाम्पल, क्योंकि विदेश से इन दिनों लेना देना मना है, तो मैं विदेश से ये आइडिया लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि विदेश पाकिस्तान नहीं है तो मैं ये ले रहा हूँ। फ्रेंच स्टूडेंट्स मूवमेंट इन 68, they did something and they changed French society. सत्ता नहीं ली उन्होंने, फ्रेंच सोसाइटी को बदल दिया। आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, होम्स, कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, because they said be realistic, demand the impossible. जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो पीढ़ी पढ़कर निकलेगी स्कूलों से और विश्वविद्यालयों से, अगर उसे जैसे भूगोल के एक विद्यार्थी को हिंदुस्तान के एक स्कूल में भूगोल कैसे पढ़ाया जा रहा है, भूगोल पढ़ाया जा रहा है पवित्र भूगोल के रूप में। भारत क्या है, एक सेक्रेड ज्योग्राफी है, इस रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो जब हमारा यह विद्यार्थी या यह विद्यार्थी निकलेगी पढ़कर और वो अशोका यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी होगी, तो दोनों में कैसे तुलना होगी, कैसे चलेगी? यह इस असमानता का हम क्या करेंगे जो असमानता पैदा की जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर? तो ये एक प्रश्न है, किताब भी आपके सामने रखती है। इस किताब को पढ़ना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि आपकी आदिवासी इतिहास की होनी चाहिए। इतिहास नामक डिसिप्लिन का जो रिगर है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल आपको मालूम होना चाहिए। तो हर कोई हर किताब पढ़ भी नहीं सकता, इस बात का एहसास भी हम लोगों को रहना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये दौर ऐसा है जिसमें जज साहिबान दिमाग के भीतर क्या चल रहा है उसका अनुमान करके किसी को जेल में रखते हैं। उमर खालिद इस जुर्म के चलते जेल में है कि वह एक सोचने वाला दिमाग है। लेकिन मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी बात है, कि यह कहना एक अधूरा सच है। पूरा सच ये है, उसे सिर्फ एक बात बताई जा रही है कि हिंदुस्तान में हर सोचने वाला मुसलमान इस वक्त खतरे में है। हर मुसलमान तो खतरे में है ही, हर मुसलमान खतरे में है, उसका जीवन अनिश्चित है। लेकिन ख़ासकर सोचने वाला मुसलमान इस मुल्क के लिए, इस राष्ट्रवादी सत्ता के लिए खतरनाक है, और इसलिए वो खतरे में है। जो उमर खालिद ने अपने पीएचडी में किया है उस पर चर्चा है, और इसे सुना जाना और इस किताब को पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उमर खालिद को आज़ाद करने का जो नारा है वह इस समय देश की न्यायपालिकाओं को एंटी नेशनल लगता है। लिहाजा जो भीड़ जमा हुई है वह बताने के लिए कि लोग उमर खालिद, उसकी किताब और उसके जेल के भीतर के संघर्ष के साथ खड़े हुए हैं।